हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थ्योरी ऑफ वेजेस के बारे में। और हम इस वीडियो में बात करेंगे मार्शल ने जो थ्योरी दी है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की। अच्छा, मार्जिनल की बात चले और मार्शल की अगर बात ना हो तो फिर कुछ अधूरा अधूरा सा है। अगर देखा जाए तो ये वो दौर था जब मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल प्रोडक्शन, मार्जिनल रेवेन्यू, हर चीज़ में मार्जिनल इंट्रोड्यूस हो रहा था। और मार्शल का एक मतलब मार्शल को एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है मार्जिनल के लिए, कि मार्जिनल को कहीं ना कहीं उन्होंने काफ़ी वर्कआउट किया, मैथमेटिकल पार्ट था ये। जब हम बात करते हैं यहाँ पे मार्जिनल की, और यहाँ पे वेजेस में कितना पे करना चाहिए, तो यहाँ पे मार्शल बोलते हैं कि वेजेस क्या हो, वेजेस बोलते हैं कि यहाँ पे भी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स देखी जाए, वर्कर्स कितना मार्जिनल प्रोडक्शन करते हैं, हमें ये कंसिडर किया जाए। चलिए इसको एक थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँगा कि हमारे पास 10 वर्कर्स हैं, 10 वर्कर हैं, और वो 10 वर्कर 100 पेन बना रहे हैं, 100 पेन बनाते हैं, तो हम ये कहेंगे कि एक बंदा जो है वो 10 पेन बना रहा है लगभग, हम ऐसे कह सकते हैं। अच्छा, जब हम 11वां बंदा अपॉइंट करते हैं, समझे ना, 10 वर्कर हैं और वो 100 पेन बना रहे हैं, जब हम 11वां बंदा अपॉइंट करते हैं तो 11वें बंदे ने आके क्या किया, एक्चुअली मार्जिनल वो है। अब 11वां बंदा आके वो 105 पेन कर रहा है, 108 पेन कर रहा है, 110 कर रहा है कि 115 कर रहा है। इससे हमें मालूम पड़ता है कि एक बंदा अगर हमने अपॉइंट किया है तो उसने कितना कितना वैल्यू एडिशन किया है। देखिए ज़रा कैसे लिखते हैं इसको, ऐसे लिखते हैं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज़ द एडिशन मेड टू। बिल्कुल आराम से समझिएगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज़ द एडिशन मेड टू टोटल प्रोडक्शन। जो टोटल प्रोडक्शन है उसमें क्या एडिशन किया है आपने, है ना। एक जो बंदा आया उसने क्या एडिशन किया है, बाई एम्प्लॉइंग वन और मोर यूनिट ऑफ वर्कर। जब आप एक बंदे को अपॉइंट करते हैं, एम्प्लॉय करते हैं, बाई एम्प्लॉइंग वन मोर यूनिट ऑफ वर्कर, जब एक बंदा और अपॉइंट करते हैं तो उसने आके एडिशन क्या किया। मतलब एक सिंपल वे में, अगर कोई एक बंदा आया है तो जो ओनर्स बोलते हैं ना कि एक बंदा आया है वो मुझे अगर 500 रुपये कमा के देगा तो उसमें से मैं 300 रुपये उसको दे दूँगा। अगर वो आके कुछ कर ही नहीं रहा, कुछ कमा ही नहीं रहा, कुछ वैल्यू एडिशन कर ही नहीं रहा, फिर उसको मैं क्यों वेजेस पे करूँ। तो वेजेस कितनी होनी चाहिए, मार्शल की नज़र में बोलते हैं कि वेजेस वही होनी चाहिए कि आके आपने कितना एडिशनल काम किया है उसके अकॉर्डिंग। देखिए अब क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटीज़ ऑफ ए वर्कर इज़ इन टर्म्स ऑफ मनी। वही वाली बात है, 500 रुपये कमा के दिए, 300 रुपये वेजेस पे करने के लिए तैयार हैं, 200 रुपये वेजेस पे करने के लिए तैयार हैं। एक्चुअली जो साइकोलॉजी है वो साइकोलॉजी यही है। और जो एडिशन कमा के दे रहा है वो, कि भाई एक बंदा आया उसने मुझे 500 रुपये का एडिशन कमा के दिए, तो डेट इज़ मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। जो बंदा आया है उस बंदे ने आके कितना एडिशन किया, कितनी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वो रेवेन्यू जनरेट करी है, उनको अगर हम रेवेन्यू के टर्म्स में देखना चालू कर देते हैं तो उसको हम एमआरपी बोल देते हैं, है ना। अच्छा, इसको एक थोड़ा सा डायग्राम से भी समझते हैं। एक इक्विलिब्रियम सेट करने की कोशिश करी हुई यहाँ पे, और इक्विलिब्रियम सेट किया है, एक्सेसेस पे वर्कर्स हो गए और वेजेस और रेवेन्यू हो गया। इक्विलिब्रियम सेट किया है ये मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू के कर्व से। ये मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू के कर्व है, ये रेवेन्यू चैप्टर में वहाँ पे है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट के ऊपर। बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि मार्जिनल रेवेन्यू का और एवरेज रेवेन्यू का पैटर्न ये है, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है वेजेस कितने होंगे, इतने होंगे। ये देखिए वाई एक्सिस पे वेजेस हैं, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट से हमें क्या मालूम पड़ा कि इतने वेजेस होंगे, और इतने वेजेस पे हम इतने वर्कर्स अपॉइंट करेंगे। तो मतलब ये जो मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू का एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, उस इंटरसेक्शन पॉइंट से हम समझ सकते हैं कि कितने वेजेस हमें वर्कर्स को पे करने हैं और कितने वर्कर्स हमें अपॉइंट करने हैं। होता क्या है, ज़्यादा वर्कर्स आप वो कर देते हैं इन द सेम। जैसे अगर मैं बोलूँ मार्जिनल यूटिलिटी का आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो एक टाइम पे आता है ना, सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। उस सैचुरेशन पॉइंट के बाद उसके बाद कहीं ना कहीं लॉस होना चालू हो जाता है। तो वैसे ही मार्जिनल प्रोडक्शन, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल एवरेज रेवेन्यू का भी सेम सिचुएशन होती है, जहाँ पे वो इंटरसेक्शन पॉइंट आया था, उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे एक्सेस वो होता है, फर्स्ट स्टेज चलती है, उसके बाद बाकी सेकंड स्टेज, वो दूसरे टॉपिक की बात होगी। उसमें अगर मेरे ख्याल से मैं कोरिलेशन की अगर बताऊँ तो आप प्रोडक्शन और रेवेन्यू के एक बार वहाँ पे करिएगा, देखिएगा, और कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताइएगा, तो हम उसके ऊपर और चर्चा करेंगे। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, और यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, और इसी के बेसिस पे हमारी रेवेन्यू होगी। चलिए दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं हम, क्रिटिसिज्म की क्या क्रिटिसिज्म इन्होंने फेस किए हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इट डिस्कस डिमांड साइड ओनली। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो कितनी डिमांड है, डिमांड साइड को ही डिस्कस कर रहे हैं ये। और हमने देखा कि भाई कोई भी एक परफेक्ट थ्योरी के लिए डिमांड और सप्लाई दोनों ज़रूरी हैं।
अगर दोनों नहीं है डिमांड और सप्लाई, क्यों? क्योंकि वर्कर्स काम करना चालू कर दिया, वर्कर्स की सप्लाई आ गई, वर्कर्स ने काम करना चालू कर दिया, लेकिन डिमांड नहीं है तो क्या फ़ायदा, है ना? प्रोडक्ट की डिमांड हो, हर चीज़ की डिमांड हो, तो केवल आप डिमांड साइड को नहीं देख सकते आपको दोनों एस्पेक्ट्स जो हैं, दोनों एस्पेक्ट्स को लेके चलना होगा। सेकंड बोलते हैं इट इज़ लॉन्ग टर्म थ्योरी। लॉन्ग टर्म थ्योरी है ये, और इसको लॉन्ग टर्म में मतलब अप्लाई किया जा सकता है। हालांकि जब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म थ्योरी के लिए तो ये इतना ज़्यादा क्रिटिकल वैसा नहीं है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में भी बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। और वो जो दौर था वही चला आ रहा था जहाँ पे लॉन्ग टर्म थ्योरीज़ के बारे में बात चल रही है। मार्शल ने और भी थ्योरीज़ दी हैं, तो काफ़ी सारी जो थ्योरीज़ थी वो मतलब उसी हिसाब से लॉन्ग टर्म एनालिसिस करती हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे उन्होंने बात करी है। थर्ड पॉइंट है बेस्ड ऑन परफेक्ट कंपटीशन। ये जो थ्योरी है, जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, ये जो डायग्राम भी है आप देख रहे हो, है ना, मतलब ये क्या परफेक्ट कंपटीशन के बेसिस पे यहाँ पे थ्योरी दे रखी हुई है। एंड इट इज़ मिथ। परफेक्ट कंपटीशन खुद अपने आप में एक मिथ होता है। परफेक्ट कंपटीशन जो मार्केट के 4 कंपटीशन होते हैं ना, परफेक्ट, इम्परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोली, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम वेजेस को डिटरमाइन करने की बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं कि ये परफेक्ट कंपटीशन का सिनेरियो है, ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, ये सब चीज़ें डिस्कस करना, है ना। और परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट करता नहीं है रियल मार्केट में। प्रोडक्शन इज कंबाइंड एफर्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे जो इन्होंने कंसीडर किया, किसको किया? प्रोडक्शन को पूरा। देखो मार्जिनल रेवेन्यू डायग्राम में ले रहे हैं और डिस्कस किसको कर रहे हैं? वेजेस को कर रहे हैं। अरे भाई मार्जिनल रेवेन्यू आएगी तो बाकी सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कॉन्ट्रीब्यूशन से तो मार्जिनल रेवेन्यू आएगी। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जब ये चारों चीज़ें कंट्रीब्यूट करेंगे तभी तो रेवेन्यू आएगी। इन्होंने केवल वेजेस लेके रेवेन्यू को डिस्कस करना चालू कर दिया है, जो कि थोड़ा सा इलॉजिकल भी लगता है। तो वैसे क्लासिकल इकोनॉमिक्स इसी फैक्टर पे वर्क करते थे। क्लासिकल इकोनॉमिक्स जितने थे सब यही बात करते थे कि वेजेस है, और वेजेस इज़ द मेन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर द प्रोडक्शन और फॉर द पर्पस ऑफ रेवेन्यू। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है। तो वही चीज़ यहाँ पे मार्शल ने डिस्कस करी है, मार्शल वॉलरस और जे.बी. क्लार्क ने। ठीक है दोस्तों, ये हुआ हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्काउंटेड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस। अब ये भी आप देखिए कहीं ना कहीं बिल्कुल वैसे सी है। तौसिक साहब ने यहाँ पे, प्रोफेसर तौसिक है, उन्होंने यहाँ पे इसको डिस्कस किया है। जब हम बात करते हैं यहाँ पे डिस्काउंटेड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की, तो ये जो डिस्काउंटेड वर्ड है ये एक्चुअली में है क्या, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि ये डिस्काउंटेड वर्ड एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट करता है। जैसे एक सिंपल वे में आपको मैं बोलूँ कि आप आज अगर आपको कोई 1 लाख रुपए दे और 1 साल बाद अगर आपको कोई 1 लाख रुपए दे, तो उसमें क्या अंतर है? अगर आपको कोई आज देता है 1 लाख रुपए और 1 साल बाद अगर देगा तो उसमें क्या अंतर है? इसको ऐसे देखा जाता है कि अगर वो 1 लाख रुपीज़ हैं और आपने लेके आज बैंक में जमा करा दिए और उस पर अगर 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 1 लाख के ऊपर वो कितने हो जाएंगे? 1,10,000 हो जाएंगे 1 साल बाद। समझ रहे हो बात को? आपने अगर आज की डेट में 1 लाख रुपए जमा करा दिए और अब वो बैंक में 1 साल का इंटरेस्ट लगने के बाद 1 साल बाद कितने हो जाएंगे? 1,10,000। मैंने आपसे बोला कि आपको आज कोई बंदा 1 लाख दे रहा है और 1 साल बाद 1 लाख रुपए दे रहा है, उसमें क्या अंतर है? तो कहने का मतलब ये है कि आप उससे बोलोगे अगर आज आपको देने हैं तो 1 लाख दो, और नहीं तो 1 साल बाद देने हैं तो 1,10,000 दो। बात समझ रहे हो? तो वही चीज़ यहाँ पे उन्होंने बोलने की कोशिश करी है। ये डिस्काउंटेड जो है, डिस्काउंटेड का मतलब ये होता है कि 1 साल बाद के 1,10,000 हैं और आज के वो 1 लाख रुपए हैं, है ना। तो वो जो 1,10,000 की आज की जो वैल्यू है वो डिस्काउंटेड वैल्यू। ये बेसिकली फाइनेंस का कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर हम समझें तो बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्लाई होता है ये कॉन्सेप्ट। तो ये डिस्काउंटेड का मतलब ये। चलिए अब इस थ्योरी को डिस्कस करना चालू करते हैं। मैंने थ्योरी डिस्कस नहीं करी बेटा, मैंने केवल डिस्काउंटेड का मतलब आपको बताया। ये कौन सा वाला डिस्काउंटेड है? ये वो वाला डिस्काउंटेड है ना, कि आज के 1 लाख और 1 साल बाद के 1,10,000 रुपये एक हैं, और 1 साल बाद के 1,10,000 की आज की वैल्यू, डिस्काउंटेड वैल्यू क्या है? 1 लाख रुपये। इसको ऐसे बोला जाता है। चलिए, तो जब हम बात करते हैं डिस्काउंटेड मार्जिनल प्रोडक्टिविटीज़, तो इसके इनके तौसिक साहब की नज़र में क्या है? वेजेस कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखें ज़रा। वेजेस इक्वल्स टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर। वर्कर ने जितना मार्जिनल प्रोडक्शन किया है वो, उसमें से हम माइनस कर देते हैं किसको? इंटरेस्ट को। रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड इन लोन्स फॉर पेमेंट। चलिए ये थोड़ा सा मैं इसको पेंडिंग छोड़ता हूँ, आप इस पर आइए। देखिए, आप बोलोगे सर ये क्या इंटरेस्ट को क्यों माइनस करते हैं? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वर्कर्स को तो आप जानते ही हो, और ये इंटरेस्ट क्यों माइनस हो रहा है, इसके नीचे रीज़न ये रहा। इट सेज दैट देयर इज़ अ टाइम गैप। होता क्या है दोस्तों, देखो आज प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन वो बिकेगा कब? वो बिकेगा कोई गारंटी नहीं है, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद।
लेकिन आज की डेट में मतलब प्रोडक्शन जो हो रहा है उसका पेमेंट तो हमें आज ही करना पड़ रहा है ना। अब समझ में आया मैंने डिस्काउंटेड का मतलब बताया था कि वो 1 साल बाद के वैल्यू और आज के वैल्यू क्या है। आज की वैल्यू जब हम बात करते हैं तो वो डिस्काउंटेड वैल्यू होती है ना। तो इसके पीछे यही रीज़न है। तो कहते हैं कि ही सेल्स डेट इज टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड इट्स सेल्स। तो इनके बीच में एक प्रॉपर टाइम गैप है ना। तो वही चीज़ बात करी हुई है। और उस टाइम गैप की वजह से क्या होता है, एंटरप्रेन्योर पे टू द वर्कर बिफोर, मतलब काफ़ी पहले बिफोर कर देता है एक्चुअली गेटिंग द रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। तो जो सेल हो रही है गुड्स, सेल होने की गुड्स से पहले वो एक्चुअली में काफ़ी पहले, अब सेल हो रही है 6 महीने बाद, लेकिन उसको तो वेजेस आज ही पे करना है ना। इसलिए वो कह रहा है कि वेजेस को हम वेजेस क्या पे कर रहे हैं, वेजेस तो जो वो है वर्कर्स के जो पे करना वो करना ही है, साथ साथ ब्याज भी तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट भी तो पे कर रहे हैं ना। एक्चुअली अगर आप समझें बात को तो वो वेजेस पे करने के लिए अगर एक बंदा लोन लेके आया है तो वो ये नहीं बोलेगा कि यार मुझे पैसा तो 6 महीने बाद मिल रहा है लेकिन मुझे आज पे इसको करना पड़ रहा है, तो डिस्काउंट वैल्यू नहीं करेगा। तो एक्चुअली ये फाइनेंस का कॉन्सेप्ट है जो हमने यहाँ पे लगा दिया, जो पैसे की कीमत जो होती है ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, हमने इसको यहाँ पे कंसीडर कर लिया है। और उसी के बेसिस पे अपने यहाँ पे हमने कहते हैं कि जो प्रोडक्टिविटी है वर्कर की, 500 रुपये की प्रोडक्टिविटी हमने माना, उसने 500 रुपये कमा के दिए हमें, लेकिन उस 500 रुपये में से जो ब्याज है वो ब्याज हमने माइनस कर दिया। सपोज़ करिए कि 500 रुपये में से हमने उसको ब्याज के तौर पे जैसे 50 रुपये पे कर दिए, तो एक्चुअली वो उस वर्कर ने हमें 450 रुपये कमा के दिए हैं। हमने ब्याज माइनस करने के बाद एक्चुअली क्या रेट आ जाएगा, तो उसी का मॉडिफाइड वर्जन है बेटा, जो मार्शल साहब ने बोला है ना, उसी के तौसिक साहब ने उसको मॉडिफाइड वर्जन कर दिया है। उसमें और थोड़ा उन्होंने मार्जिनल को, जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है उस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को, तभी ये वाली जो मैंने थ्योरी है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी और डिस्काउंटेड मार्जिन, मैंने इन दोनों को साथ साथ कंपेयर करने के लिए दोस्तों ये वीडियो बनाया है ना, ताकि आपको बिल्कुल इसमें क्लैरिफाई ये चीज़ें हो जाएँ। तो वही चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश की हुई है। वो कहते हैं कि अगर इंटरेस्ट हमने माइनस कर दिया, जैसे 500 में से 50 रुपये हमने माइनस कर दिए, 450 रुपये उसने हमें कमा के दिए। अब 450 रुपये में से हमने 300 रुपये उसको हमने वेजेस पे कर दिए, तो एक आपके दिमाग में क्राइटेरिया होता है कि हाँ हमने 300 रुपये लगभग उसको पे कर रखे हैं, इसलिए इसने यहाँ पे बता रखा हुआ है। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, कहते हैं ही डिस्काउंट द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर। कहते हैं वर्कर की जो प्रोडक्टिविटी है उसको डिस्काउंट कर देंगे, वही 500 को 50 रुपये डिस्काउंट किया तो वो 450 रुपये रहेगा। तो रेट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितना रेट ऑफ डिस्काउंट होगा। अब उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमने एग्जांपल क्या लिया था, हमने एग्जांपल यही लिया था ना कि जैसे कोई बंदा है वो बैंक में आज पैसे लेके जमा कर देगा, 10% इंटरेस्ट रेट मिलेगा तो वो 1,10,000 हो जाएंगे। हमने यहाँ पे एग्जांपल क्या लिया, 10% इंटरेस्ट रेट एग्जांपल लिया है, तो इंटरेस्ट रेट के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। तो रेट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। किस से डिस्काउंट, किस अमाउंट से डिस्काउंट करोगे आप उसका, वो कहते हैं इस अमाउंट से डिस्काउंट करेंगे जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा एक ही होगा, है ना। तो कल के 1,10,000, एक साल बाद के 1,10,000 और आज के 1,00,000 रुपये बिल्कुल सेम है। तो उसमें कैसे सेम है, वो 10% इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं तो हम सेम है ना। तो उसी हिसाब से यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके हम उसको वेजेस फाइंड आउट कर लेंगे कि उसकी वेजेस कितनी है। ओके दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। होप्स आपको समझ में आया होगा। शेयर करते चलें, लाइक करते चलें, सब्सक्राइब करते चलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।